बच्चों, आज हम लोग जो है इस वीडियो सीरीज का या इस यूनिट का जो है अगला टॉपिक चर्चा करेंगे। और ऐसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें जो है हम लोग अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में पहले बात कर चुके हैं। पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद में अब इसमें एक ही टॉपिक बच रहा है, किसी भी बिंदु पर, यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, जहां पर वो पॉइंट ना तो एक्सियल है और ना कोएक्सियल है, यानी ना तो वो अक्षीय स्थिति में है और ना निरक्षीय स्थिति में है। तो उस स्थिति में वो कहीं ऐसी इस स्थिति में है, इस तरह से है, मतलब ना वो अक्षीय में है ना निरक्षीय में है। तो उस स्थिति में हम कैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, वो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं हमारे पास एक माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की जो अल्पांश दूरी है वो 2L है, यानी इस तरह से हम उसको बोल देते हैं। और ये भी हम मानते हैं कि जो हमारा पॉइंट P है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, वो हमारा कहाँ पर है, O बिंदु से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के O बिंदु से P R दूरी पर स्थित है। R दूरी पर बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले हमको और एक चीज ध्यान देनी होगी कि इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हम वैसे नहीं रखेंगे। जैसे हमारे पास ये है माइनस और ये प्लस, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो ऐसे हम तिरछा ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम मान लेते हैं एंगल थीटा है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे कि ये जो है, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला निरक्षीय स्थिति में आ जाए। किसमें आ जाए, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति वाला केस हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी इसको हम घुमा करके ऐसे रोटेट कर देंगे। तो देखिए ये वाला था हमारे पास, हमने इसको जो है इस तरह से ऐसे घुमा करके रोटेट कर दिया, ठीक। तो अब ये व्यवस्था हमारी बन गई। अब मान लेते हैं माइनस Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और इसके कारण जो है E2 है, ठीक। प्लस Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। फिर हम और मानते हैं कि माना हमारे पास जो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, कैपिटल P है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले डेरिवेशन में हम इसका कंपोनेंट करेंगे, यानी P का कंपोनेंट करेंगे। तो P का कंपोनेंट कैसे करेंगे, जैसे देखिए ये एंगल थीटा है, तो जो जिस पर कोण बना होता है वो हमारा क्या हो जाता है, P cos थीटा। ये अक्षीय स्थिति में हमारा हो जाएगा ये P cos थीटा, और निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, P sin थीटा, ठीक है। तो इसी को हम यूज करके जो है अब आगे हम काम बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम ये एंगल भी मान लेते हैं फाई है फिलहाल, हालांकि उसको फाइंड आउट नहीं करना रहेगा, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। अब सबसे पहले जो है ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली उसी को यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, चूंकि दोनों वेक्टर हैं, ये पैरेलल में नहीं है ना ये परपेंडिकुलर में है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इसका लिखेंगे, परिणामी लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इसका परिणामी हो जाएगा, ठीक। और E1 और E2 हम कैसे लिखेंगे, अक्षीय स्थिति में हमारा क्या होता था, अक्षीय स्थिति में हमने ये लिखा था E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, और यहाँ पे हमने लिखा था 2P R3, इस तरह से लिखा था। तो अभी P की जगह पे हमारा क्या है, P cos थीटा है, तो हम पूरा ये लिख देते हैं P cos थीटा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद में E2 हम लिख लेते हैं, E2 को हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसकी जगह पे क्या है, P की जगह पे क्या है, यहाँ पे P sin थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं P sin थीटा और बटे RQ, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा करके इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, और यहाँ पे कहिए इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी E1 और E2 की वैल्यू उठा के हम रखेंगे इसमें। तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 का वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P cos थीटा अपॉन R3
इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 के, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका p sin थीटा अपॉन r³ और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन भी बन रहा है। कॉमन क्या क्या बन रहा है, 1/4πε0 के p/r³ कॉमन बन रहा है। तो जो कॉमन बन रहा है उसको कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर नहीं लगेगा उस पर, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के और p/r³ और अंदर बचेगा, अंदर देखिए क्या बचेगा 2 cos थीटा, तो इसका वर्ग होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस इधर क्या बचा साइन थीटा खाली बचा है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जुगाड़ लगाएंगे, सेट करेंगे इसको 1/4πε0 के p/r³ और इधर जो है हम इसको लिख देंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में इस तरह से कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका जो लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हम जानते हैं 1 होता है, तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1/4πε0 के और ये p/r³ और इसकी जगह पे 1 हो गया, तो ये बचा क्या रूट के अंदर बचा खाली और खाली 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक, तो इस तरह से ये व्यंजक हो जाएगा आपका किसके लिए, आपका किसी भी बिंदु पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। अब एक चीज देखिए, कहीं ना कहीं अब आप चाहो तो यहाँ से सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, जैसे अक्षीय स्थिति में अगर आपको निकालनी है, अक्षीय स्थिति में अगर आपको निकालना रहेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, यहीं से तो सब चीज निकल सकता है ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, तो जैसे ही cos 0, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, यानी ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली आप चाहो तो यहाँ से पहला वाला केस जो हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किए थे वो वाला यहाँ से निकल जाएगा 1/4πε0 के 2p/r³ और दूसरा ये अक्षीय के लिए हो गया, अक्षीय के लिए हो गया और निरक्षीय के लिए भी। तो निरक्षीय के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि निरक्षीय का मतलब y एक्सिस के लंब, तो y एक्सिस के लंब 90 डिग्री हो जाएगा, यानी cos 90 की वैल्यू होती है 0, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी आपको उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो जाएगी 1/4πε0 p/r³। ठीक है, तो ये निरक्षीय स्थिति के लिए हो जाएगा। अब इस तरह से चाहो तो आप ये तीसरा वाला टर्म ध्यान रख करके पहले और दूसरे दोनों को प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।